आज हम लोग का जो क्लास होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास है। आइए हम बेसिक्स से पढ़ाई करेंगे हम लोग और पूरी अर्थव्यवस्था को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप यदि बीएसएससी या बीपीएससी या बीपीएसएससी देने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स का जो क्लास होगा वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा और पूरी इकोनॉमिक्स आप क्लियर कर पाएंगे। इस तरह से हेलो तो इस तरह से आप देखिए, पहला सबसे पहले तो आप अर्थशास्त्र होता क्या है। तो आर्थिक गतिविधि का अध्ययन अर्थशास्त्र है, इस बात को समझ जाएं। अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्ण है, अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण होते हुए भी परिभाषित हम कर सकते हैं। किसी देश को संसाधन उत्पादन वितरण संबंधी व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संसाधन उत्पादन वितरण का अगर इससे संबंधित हम व्यवस्था जान रहे हैं तो यही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए आइए समझते हैं। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को कई कैटेगरी बना दिए हैं, जिसमें से यदि बात करें हम व्यवस्था फर्स्ट की, तो नीची आय वाली व्यवस्था जो कि $1000 से कम वाली व्यवस्था को हम नीची आय वाली व्यवस्था, वही 1000 से $3900 से कम वाले को हम नीची मध्य आय वाले कहते हैं। वही 3900 से 12,000 1200 नहीं होगा, 12,000 होगा। 12,000 से कम वाले को हम उच्च मध्य आय कहते हैं और उच्च आय वाले 12,000 से ऊपर, 12,000 से ऊपर वाले को उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये विश्व बैंक के द्वारा बनाए गए हैं पार्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू विश्व बैंक कितने प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं बताए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि उच्च आय वाले अर्थव्यवस्थाएं का जो होगा वो कितना क्राइटेरिया है, इस बातों को ध्यान रखना है। 12,000 से ऊपर वाले उच्च आय वाले अर्थव्यवस्थाएं। बात करें हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की, तो आप सभी पहले से भी परिचित होंगे कि अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की हैं: पूंजीवादी, राज्य और मिश्रित। मतलब राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसमें सरकार की भूमिका न हो वो पूंजीवादी है, जिसमें सरकार की भूमिका हो वो राज्य अर्थव्यवस्था है, और जिसमें दोनों का मिश्रण हो उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये ऑलरेडी पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये लेकिन बेसिक से हम आपको हाई लेवल तक बताएंगे, इसीलिए ध्यान रखिए कि सारे चीज़ को हम बताएंगे। आइए समझते हैं हम आगे। यहाँ पे बताया गया है कि यह जो वर्गीकरण आपने देखा है ऊपर 4 भागों में, ये 2018 में विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। 2018 से ये वर्गीकरण आया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का पुस्तक है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन कहाँ है। उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था यूएसए को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आय है, इसलिए ये उच्च आय वाला अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि ये 12,000 यूएस डॉलर से ऊपर आय करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आप पूंजीवादी और समाजवादी सुने होंगे, तो यही राज्य की व्यवस्था ही समाजवादी है। 1985 से पहले चीन अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था, अर्थात चीन की अर्थव्यवस्था 1985 से पहले साम्यवादी थी। पहली बार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स के द्वारा पहली बार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत दिए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ
सरकार और निजी दोनों ही मिल करके व्यवस्थाएं चला रहे हैं, इसीलिए यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली बार केन्स नाम का व्यक्ति ने सुझाव दिया था, अर्थव्यवस्था की सुझाव जो है केन्स नाम का व्यक्ति दिया था। आयात और निर्यात का बंद हो जाना, ये बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है? आयात बंद होना, निर्यात बंद होना, या दोनों बंद हो जाना, या दोनों को धीमा हो जाना, इस तरह के ऑप्शन में आते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे आप। आइए समझते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। जैसा कि हम ऊपर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए हैं, लेकिन अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं। बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र खनन, वानिकी और कृषि में लगे, मत्स्य पालन में लगे व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ की व्यवस्था को हम प्राथमिक अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। यहाँ यहाँ एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र से लगे लोग हैं, उनको किस कॉलर के जॉब कहा जाएगा? तो रेड कॉलर का जॉब कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। रेड कॉलर जॉब प्राथमिक अर्थव्यवस्था, अर्थात या तो वो वानिकी में भी लगा है तब भी रेड कॉलर जॉब है, खनन में लगा है तब भी रेड कॉलर जॉब है, कृषि में लगा है तब भी रेड कॉलर जॉब है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम द्वितीयक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त माल, कच्चे माल कहिए, जो भी कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्र से मिलेंगे वो द्वितीयक क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। अब जब इन द्वितीयक क्षेत्र में इनका प्रयोग करके कोई नए माल तैयार किया जाता है, तो यह क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। उदाहरण के तौर पर कागज उद्योग, चीनी उद्योग। कागज उद्योग में बांस कच्चे माल के तौर पर उपयोग होते हैं, तो वही चीनी उद्योग में आपको गन्ना का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीज ही दूसरे जैसे कागज कागज से पहले बांस था तो इसकी वैल्यू कम थी, लेकिन जब ये कागज बन गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, और यह क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से चीनी बनने से पहले गन्ना था, जब गन्ना से चीनी बन गया तो इसका मूल्यवान पदार्थ बना दिया गया। तो ये प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें हम कि इसमें लगे लोग की किस कॉलर का जॉब कहलाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि 2 तरह के कॉलर जॉब इसमें आते हैं। एक तो श्वेत आते हैं और दूसरा आपका ब्लू आता है। लेकिन कब श्वेत और कब ब्लू, इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना ये है कि यदि वो विनिर्माण में लगे हैं तो श्वेत कॉलर जॉब होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्माण में लगे हुए हैं तो ब्लू कॉलर जॉब होगा। विनिर्माण से आशय ये है कि तैयार माल की वस्तु से फिर तैयार करना, जैसे जैसे रड और जैसे रड छड़िया तैयार होकर किसी दुकान में आता है तो उसका गेट बना दिया जाता है। तो ये निर्माण एक विनिर्माण हुआ, और गेट का निर्माण बहुत सारा कर देना भी एक प्रकार का उत्पादन है, तो हम विनिर्माण उसे कहते हैं। तो वैसे जॉब को हम श्वेत कलर जॉब कहेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर हम छड़िया ही बना रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में, या डायरेक्ट हम कागज ही बना रहे हैं, कागज से बना हुआ चीज कॉपी बना देना, किताब बना देना, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट निर्माण में लगे हैं तो ब्लू कॉलर जॉब होगा। आशा करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए तृतीयक क्षेत्र। भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, अर्थात भारत के जो जीडीपी का निर्माण है वो सेवा क्षेत्र है, और तृतीयक क्षेत्र भी एक सेवा क्षेत्र ही है। तृतीयक क्षेत्र के लोग व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र में जो भी लगे हैं उनका जॉब का कॉलर गुलाबी कॉलर होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, या स्वर्ण कॉलर होता है। गुलाबी कॉलर या स्वर्ण कॉलर जॉब के नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण कॉलर जॉब वाले व्यक्ति अधिक उच्च कार्य में होते हैं, वही गुलाबी कॉलर वाले व्यक्ति थोड़ा उससे नीचे कार्य में होंगे। चतुर्थ सेक्टर जिसको हम कहेंगे, जैसे शोध कार्य में लग जाना,
जैसे किसी को ज्ञान देने में, जैसे जैसे किसी के ज्ञान से कुछ नए चीज़ों का निर्माण हो जाने में, जैसे साइंटिस्ट लोग जो लगे हैं, जैसे प्रशासनिक लोग जो लगे हैं, वो ज्ञान से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं, और ये चतुर्थ क्षेत्र जो होगा स्वर्ण कॉलर जॉब वाले होंगे। तो इस तरह से आशा करते हैं कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे। बिना समझे हम कभी भी अर्थव्यवस्था में मतलब प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अतः हमें पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था समझ लेना जरूरी होता है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको कोई भी प्रश्न आ जाएगा, कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखेंगे ये सारी बात। आर्थिक समृद्धि को अब हमें पढ़ना है। अभी तक हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया है। अब हम दूसरी टॉपिक को खत्म करेंगे, जो हमारा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों ही अलग-अलग चीज़ हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि आर्थिक समृद्धि अलग होता है और आर्थिक विकास अलग होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है जीडीपी और जीएनपी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाना। मतलब अगर हम जीडीपी और जीएनपी को बढ़ा देते हैं तो ये हमारा आर्थिक समृद्धि है। परिणात्मक परिवर्तन इसमें होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मतलब इसमें परिणाम बदलते हैं। इसके सबसे अच्छा माप प्रति व्यक्ति आय से होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा माप किससे होगा, तो प्रति व्यक्ति आय से होगा। आर्थिक विकास को समझते हैं। आर्थिक विकास में क्या होता है? तो आर्थिक विकास का अर्थ है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं परिणात्मक बदलाव एवं गुणात्मक बदलाव। जब बदलाव गुणात्मक और परिणात्मक दोनों हो जाए तो ये आर्थिक विकास होगा, और इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब में बदलाव होने चाहिए। तो इस विकास को हम आर्थिक विकास के रूप में समझते हैं। इसके माप के लिए चार चार चीजें बनाए गए हैं, चार क्राइटेरिया बनाए गए हैं। शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रति व्यक्ति उपभोग। इसके जो माप करते हैं वो शिक्षा साक्षरता से करते हैं, साक्षरता दर से करते हैं, जीवन प्रत्याशा से करते हैं, पोषण स्तर से करते हैं, स्वास्थ्य सेवा और प्रति व्यक्ति उपभोग से हम इसके माप करते हैं कि वाकई में विकास हुआ है या नहीं। तो ये सब इनका जो है पैमाना है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास का नया मापदंड किसने दिया है? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, जिसने नया पैमाना बनाया है अर्थशास्त्र के विकास का। अर्थात आर्थिक विकास का एक नया पैमाना महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति है, इसने बनाया है। आइए समझते हैं हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिफरेंस तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन हम फिर एक बार चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास व्यापक अध्ययन है, जबकि आर्थिक समृद्धि छोटा अध्ययन है। मतलब हम समृद्धि में हमें ज़्यादा चीज़ों को लेना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम व्यापकता की बात करें तो ये आर्थिक विकास में आते हैं। आर्थिक विकास में दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है, परिणात्मक और गुणात्मक, जबकि समृद्धि में सिर्फ परिणात्मक बदलाव देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे, लेकिन आपको हम दोबारा बता करके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास किए हैं। आर्थिक विकास ज्ञात करने की दृष्टिकोण 5 दृष्टिकोण हैं। आप पांचों दृष्टिकोण को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 5 दृष्टिकोण कौन-कौन हैं। पहला है आधारभूत आवश्यकता पर ध्यान रखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद है क्रय शक्ति क्षमता पर ध्यान रखते हैं, निवल आर्थिक कल्याण पर ध्यान रखते हैं, और मानव विकास सूचकांक पर ध्यान रखते हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर हम आर्थिक विकास को तय करते हैं। बात करें हम आर्थिक विकास का रिपोर्ट कौन जारी करता है या कौन बताता है, तो ये एचडीआई जो है, एचडीआई एक संस्था है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। 1990 से यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित
HDI प्रकाशित किया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थात HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो UNDP के द्वारा प्रकाशित होता है। UNDP का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी, जो अफ्रीका के एक देश केन्या की राजधानी है, वहाँ पे आपका UNDP का मुख्यालय है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। आपसे आने वाले एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में ये पूछा जाता है कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी है। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपको अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका की एक देश है केन्या, उसी की राजधानी नैरोबी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस सूचकांक का नाम, इस सूचकांक का मान 0 से जो मान होता है वो 0 से 1 तक होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 0 से 1 तक होता है, अर्थात 0 से 1 तक अंक दिए जाते हैं, जैसा अंक होता है उस तरह के विकास इंगित किए जाते हैं। यदि निम्न मानव विकास हुआ है तो वहाँ का जो स्कोर होगा 0 से लेके 0.55 तक होंगे। वही मध्य मानव विकास होगा तो वहाँ 0.55 से लेके 0.70 अर्थात 0.55 से लेकर 0.7 के बीच के हम विकास को मध्य मानव विकास कहते हैं। और भारत भी एक मध्य मानव विकास वाला देश है, अर्थात भारत का भी रैंक इसी के बीच में रहता है, इसीलिए भारत मध्य मानव विकास वाला देश है। आपसे ये भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उच्च मानव विकास जिसका स्कोर जो होगा 0.7 से 8 के बीच में होगा, और अति उच्च जो होगा वो आपका 0.8 से लेके 1 तक, मतलब अधिकतम 1 और न्यूनतम 0, इस HDI का स्कोर होता है। आपको ध्यान रखना है। इसका परास आपसे पूछा जा सकता है, तो परास 0 से 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नोट में थोड़ा सा दिया गया है, आप नोट को भी समझते चलें। भारत मध्य विकास वाला देश है, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं। HDI में भारत का स्थान बात करें तो HDI के जो स्थान है वो भारत का रैंक 121 में था, वही 22 में 132 और 23 में 134, इस तरह से घटते बढ़ते रैंक रहे हैं। पहले 21 की तुलना अगर हम 23 से करें तो भारत का रैंक घटता ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि स्कोर गिरते ही जा रहे हैं। इस बात को समझ में आ गया। अर्थात रैंक का स्थान होता है कि नीचे से बढ़ रहा है लेकिन ऊपर से घट रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हम सबसे खराब इंडेक्स, तो अफगानिस्तान का आता है। 193 देश का ये इंडेक्स निकलता है, जिसमें 193 में 193वां स्थान अगर प्राप्त होता है तो अफगानिस्तान को प्राप्त होता है। तो जितना ऊपर जाएंगे रैंक, उतना ही समझिए कि खराब रैंक माना जाता है। जितना हम 1 नंबर पर आएंगे उतना ही अच्छा। अगर हम सबसे नंबर 1 की बात करें तो स्विट्जरलैंड सबसे अच्छे रैंक पर ह्यूमन मतलब इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा रैंक अगर आता है तो स्विट्जरलैंड, जो कि 1 नंबर पर आते हैं। टोटल रैंकिंग जो होता है 193 देशों पर होता है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नया देश दक्षिण सूडान इसमें शामिल हुआ है। 193वां सदस्य अगर बात करें तो दक्षिण सूडान है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम 2023 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड का मानव सबसे अच्छा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। HDI का माप दंड की बात करें कि किन आधारों पर ये स्कोर देते हैं, तो इनका जो स्कोर होगा वो प्रजनन स्वास्थ्य पर होगा, राजनीतिक सशक्तिकरण पर होगा, श्रम बाजार पे होंगे। अर्थात ये 3 मानदंडों से इसकी रैंकिंग होती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थात प्रजनन स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार, ये आपको याद रखने हैं मापदंड कि किन आधारों पर स्कोरिंग होता है। आइए समझते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करते हैं। अभी हम HDI की बात कर लिए हैं, अब हम लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करेंगे। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत से अच्छा इसका पड़ोसी
पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के छोड़ करके सभी पड़ोसी भारत से ठीक है। डेनमार्क नंबर 1 पर 21 में था, वही 22 में भी डेनमार्क था। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड 23 में रहा है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भारत के स्थान अगर 23वां की बात करें तो 127 था, और इसमें जो है ये रैंक जो है ना अभी बदलाव हुए हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये रैंक 2024 का अभी हम नहीं लिखे हैं, 2024 में भी बदल गया है। बात करें हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुल 146 देश भाग लेते हैं। फिनलैंड लगातार लगातार प्रथम स्थान पर है, और 2023 में बात करें तो 2023-22 में 126वें स्थान पर भारत रहा है, और इस तरह से 146वें स्थान पर की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे खराब स्थिति में रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, यह 2010 से जारी किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा ये भी जारी किए जाते हैं। तो अभी तक हम 2 इंडेक्स है, जो एचडीआई और मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों ही आपको यूएनडीपी जारी करता है। इसके 3 आयाम हैं, 3 आयाम पर ये जारी करता है। एक तो स्वास्थ्य को देखकर, दूसरा शिक्षा को देखकर, और जीवन स्तर को देखकर। लेकिन संकेत 10 लिए गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इन 3 आयाम में से संकेत 10 हैं। आपको ये 3 आयाम और 10 संकेत को याद रखना चाहिए। कौन-कौन से संकेत है, देख लेते हैं। संकेत है आपका स्वास्थ्य, जिसको हम बाल मृत्यु दर कहेंगे। पोषण, स्वास्थ्य में आपका जो है, देख लीजिए कौन-कौन है। 4 शिक्षा में, स्वास्थ्य में 2 गो है, शिक्षा में 4 गो है, 2 गो है। इस तरह से आप देख देख करके जीवन स्तर में है, फिर टोटल मिलाकर 10 गो हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य में क्या-क्या देखा जाता है, तो बाल मृत्यु दर और पोषण देखा जाता है। शिक्षा में स्कूल वर्ष और नामांकित बच्चे देखे जाते हैं। वही जीवन स्तर में आपको रसोई घर, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति, ये सारे देखे जाते हैं। तो ये 10 संकेत टोटल लिए गए हैं, जो कि सभी चीज़ों से लिए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करते हैं। तो ये जो है भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का जारीकर्ता का नाम याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 100 तक मापदंड होता है, अर्थात 0 से 100 तक रैंकिंग होती है। 2022 में डेनमार्क 90 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। वही भारत की बात करें तो 50वीं रैंक प्राप्त किया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 85वीं और 2023 में 84वीं, 2024 में 90 रैंक, अर्थात खराब स्थिति में भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में भी है। तो आशा करते हैं कि इन सूचकांकों से जो आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में हैं, ये आपको देख करके कंफर्म रखना चाहिए। आइए समझते हैं हम अब तीसरा चैप्टर। अभी तक ने हम 2 चैप्टर बता दिए हैं। अब हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। राष्ट्रीय आय, भारत का राष्ट्रीय आय जो है कि इतिहास पहले जानते हैं कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा आय जो है ना, पर कैपिटा इनकम निकाला गया था, जिसमें 20 रुपया बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जो है 20 रुपया है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का आय का गणना करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। एक एक सिराज 1911 में बताया, सिराज नाम का व्यक्ति ने बताया 49 रुपया पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हाँ, एफ सिराज होगा, जिसने बताया था पर कैपिटा इनकम जो है 1911 में 49 रुपया। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, वह अपना रिपोर्ट 1951 में दिया था। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर कोई आय जारी करने वाला कोई समिति था, उसका समिति का अगर अध्यक्ष का नाम अगर पूछेगा तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता हुई थी, और पहली बार अपना रिपोर्ट जो है ना 1951 में दिया था। ठीक है, इसने पर कैपिटा इनकम 200
225 बताया था। तो आपको 3 चीज़ पर कैपिटा इनकम से याद रखना है, एक तो 20 रुपया, एक 49 रुपया और एक 225 रुपया। ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों ही आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर पहली बार दादाभाई नौरोजी, फिर एम सिराज के द्वारा और फिर उसके बाद 225 आपका है समिति के द्वारा जारी किया गया था, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। पर कैपिटा इनकम पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, इस बात को ध्यान रखें, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। अर्थात जो हमारा आंकड़ा है आता है वो कितने वर्ष के मतलब कितने दिनों की अवधि होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। अर्थात इतने बीचों पर आधारित होता है। यह जो है सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। यही सीएसओ संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सीएसओ, ठीक है। उसके बाद सीएसओ के बाद इसकी सहायता एनएसएस को करता था, लेकिन दोनों को मिला करके अब नई संस्था बनाया गया 2019 में, जिसको हम एनएसओ कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अब हमारा जो इनकम जो जारी करता है पर कैपिटा इनकम, वो एनएसओ जारी करता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कुजनेट्स हैं। तो कुजनेट्स का नाम याद रखेंगे कि लेखांकन का जो जन्मदाता है वो कौन है। राष्ट्रीय आय की गणना के 2 आधार हैं। एक तो है साधन लागत, जिसको हम सीएफ कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एक बाजार लागत, जिसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ये 2 आधारों पर जो है राष्ट्र की आय की गणना होती है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने आधार पर होता है, कौन कौन से आधार हैं। साधन लागत की बात कर ले तो हम साधन लागत में पूंजी लागत, ऋण, ब्याज, कच्चा माल, किराया, बिजली सभी साधन लागत के अंतर्गत आएंगे। सरकार को भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होता है इन सभी में। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि साधन लागत में सरकार का भुगतान किया गया टैक्स नहीं लागू होता है। तो पूछा जा सकता है कि सरकार का भुगतान किया गया टैक्स साधन लागत में लागू होते हैं, नहीं लागू होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना है। डायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं हुआ, लेकिन अनुदान को जो है ना शामिल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जिसको हम सरकार को दिया गया जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स को लागू नहीं करते हैं, लेकिन हम अनुदान जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी को साधन लागत में लागू किया जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बाजार लागत की बात करें तो बाजार लागत में आपको ध्यान रखना है कि वस्तु एवं सेवाएं पर साधन लागत पर प्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स बाजार में जुड़े होते हैं, लेकिन अनुदान को नहीं जोड़ा जाता है। वहाँ पे अनुदान जोड़ा जाता था, पर कर को डायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जाता था। राष्ट्रीय आय 2 कीमत पर निकाले जाते हैं। 2 कीमत, एक चालू कीमत होता है, एक स्थिर कीमत होता है। जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी बजट जारी होता है तो वहाँ पे आपको 2 तरह का कीमत देखने को मिलता है, एक स्थिर कीमत और एक चालू कीमत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। यह नाम मात्र का होता है, चालू में जो होता है नाम मात्र का होता है। इसमें मैट्रिक आय भी, इसे हम मैट्रिक, चालू कीमत को मैट्रिक आय कहा जाता है। और वास्तविक में आपका स्थिर कीमत पर जो भी निकाला जाता है वो वास्तविक होता है, और ये विकास का सूचक भी है। अर्थात स्थिर कीमत पर निकाला गया जो आय है वही विकास बताता है, अन्यथा इससे विकास का पता नहीं चलता है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद पर निर्भर करता है, जिसको हम डीपी से जीडीपी बनाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जीडीपी को। तो ये सब चीज़ आपका जो बेसिक है आपको ध्यान रखना है। एनपी से हम जीएनपी बनाते हैं, जिसको हम ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में जितना आमदनी कमाया उसे जीडीपी कहा जाता है। मतलब हमारा एक वर्ष में जितना भी हमने आमदनी किया है वो हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीएनपी की बात करें तो पूरे विश्व में आया आमदनी, पूरे विश्व में आया आमदनी मतलब हर जगह से अगर आया आमदनी अगर है तो ये जीएनपी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अर्थात कहने का मतलब है कि आप जीएनपी किसको कह रहे हैं, तो जितना हम अपने घर में कमाए सो, आप प्लस में बाहर से कमाए सो, ठीक है, बाहर में कमाए सो, तो बाहर वाला जोड़ दिए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया कि जीएनपी होगा। लेकिन हो सकता है कि बाहर वाला आदमी हमारे यहाँ भी आया होगा, तो उसमें से जो हमारे यहाँ जो कमाया वो घटा दिए। हाँ, मतलब हमारे यहाँ के आदमी जो गया वो जोड़ दिए, बाहर से कमा के भेजा, लेकिन हमारे यहाँ जो आया कमा के दूसरे देश में भेज दिया उसको घटा दिए। तो ये पूरे के पूरे विश्व का आय जो होता है ये आपका जीएनपी होता है, जबकि जीडीपी आपका देश का अपना घरेलू आय है। मतलब घर में जो हम कमाए पूरा, चाहे हाँ, चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, उससे मतलब नहीं है। घर में जितना कमाए हम वो जीडीपी है। अब घर में कमाए तो घर में कुछ बाहर भी कमा लिए, तो बाहर वाला को अगर हम जोड़ रहे हैं, तो बाहर वाला को जब हम जोड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे घर में जो तो विदेशी कमाए उसको घटाना पड़ेगा, उसको घटा देंगे तो वो जीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात आपको ध्यान रखना है कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारे यहाँ जो काम करने वाला संख्या, हमारे यहाँ विदेशों की ज़्यादा काम काम करने वाले लोग हैं, हमारा लोग जो है ना बाहर में कम है, इसका मतलब जीडीपी उस समय जीडीपी बड़ा हो जाएगा जीएनपी से। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ कम है विदेशों के संख्या और हम विदेशों से ज़्यादा कमा के ला रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जीएनपी बड़ा हो जाता है। तो जीडीपी कब बड़ा हो जाएगा, किस कंडीशन में, और जीएनपी किस कंडीशन में बड़ा हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी है 10 रुपये का जीडीपी आप कमा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यदि आप बाहर से आपके आपके जो लोग हैं बाहर में कमा रहे हैं 2 रुपया, और उसके बाद है कि जो आपके यहाँ कमा रहे हैं विदेशी लोग 1 रुपया, तो ये आपका जीडीपी है। जीडीपी ये 10 रुपया जो है ना आपका जीडीपी है। अब ये 10 रुपया जीडीपी है, तो 10 रुपया के जीडीपी आपको निकालना है जीएनपी। आपका जीएनपी कितना होगा, तो जीएनपी में क्या होता है कि 10 रुपया प्लस बाहर से कमाए वो रुपया, और जो विदेश में विदेशी लोग हमारे यहाँ आके कमा लिए वो घटा दिए, तो कितना आ गया, 11 रुपया। 11 रुपया आ गया, तो जीएनपी बड़ा हो गया। क्या हो गया, जीएनपी 11 रुपया हो गया। जीडीपी जबकि 10 रुपया था और जीएनपी कितना हो गया, 11 रुपया, तो बड़ा हो गया जीडीपी से। जीडीपी से बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उल्टा हो जाए, यहाँ 2 रुपया हो जाए, यहाँ 1 रुपया हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अब जीएनपी छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 रुपया हो गया, तो अब हमको क्या करना है, 1 रुपया जोड़ना है और 2 रुपया घटाना है। 11 रुपया में 2 रुपया घटेगा तो 9 रुपया आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जीएनपी क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया ना, यानी कहने का मतलब है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ ज़्यादा काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा जीडीपी जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से। तो जीडीपी और जीएनपी कभी बड़ा कभी छोटा हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ कितने लोग विदेशी काम कर रहे हैं, हमारा लोग कितने विदेशों में काम कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करे। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, और इसको आप बार बार भी देखेंगे तो समझते रहेंगे। हर वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ये भी